हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं शैलेश सिंह। नमस्कार। आपके इस अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल मैं डू यू नो नामक एक एपिसोड चला रहा हूँ। आज डू यू नो के इस अंक में मैं आपको ये बताऊंगा कि जितने भी लेबर कानून हैं, अगर हम उनका पालन नहीं करते या एम्प्लॉयर उनका पालन नहीं करता तो उसमें कुछ दंड का प्राविधान है, कुछ पेनाल्टीज लगाई जाती हैं। तो उन पेनाल्टी को अथॉरिटीज जो अलग अलग एक्ट के अंदर अलग अलग अथॉरिटी हैं, किस प्रकार से वसूल करती हैं। मोड ऑफ रिकवरी एंड पेनाल्टी अंडर वेरियस लेबर इनेक्टमेंट। तो क्या आप ये जानते हैं? अगर जानते हैं तो वेरी गुड। अगर नहीं जानते तो मैं आज आपको बहुत ही सरल शब्दों में इसे बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं उठाता हूं फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत बहुत सारे प्राविधान किए गए हैं और अगर एम्प्लॉयर उसका कोई उल्लंघन करता है तो फैक्ट्री डिपार्टमेंट उस कंपनी को, उस एम्प्लॉयर को प्रोसिक्यूट करता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में, जहां पे एम्प्लॉयर जाकर अपने को प्रेजेंट करता है, अपने एडवोकेट के द्वारा प्लीड गिल्टी करता है और उसमें जो पेनाल्टी उसके ऊपर लगाई जाती है उसकी रिकवरी के लिए जो है एक हेड बना हुआ है, जिस हेड का नाम है क्रिमिनल कोर्ट डिपॉजिट। ये जो है उस कोर्ट के अंतर्गत, वो क्रिमिनल कोर्ट डिपॉजिट के अंदर आपका पैसा जाता है और फाइनली वो ट्रेजरी में, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में चला जाता है। दोस्तों, इसके बाद हम आपको बताते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। दोस्तों, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंतर्गत वेयर एनी मनी इज ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर will be collected by the authority under payment of wages act. Such amount shall without prejudice to any other mode of recovery to be recoverable as an area of land revenue. तो अगर कोई भी मनी किसी भी एम्प्लॉयर के अगेंस्ट किसी भी तरह की ड्यू है जो उससे अपने एम्प्लॉय को या कहीं और गवर्नमेंट को देनी है और अगर वो नहीं दे पाता तो जो पेमेंट ऑफ वेजेस के अंतर्गत जो अथॉरिटी होती है, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा अथॉरिटी बनाई जाती हैं, जिसमें लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और डिप्टी लेबर कमिश्नर रैंक के लोग होते हैं, या इंस्पेक्टर भी हो सकता है, जिसको भी गवर्नमेंट ने, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अथॉरिटी बनाया है, उसकी पावर सिविल कोर्ट के बराबर होती है। और इसके लिए जो रिकवरी होती है उसके लिए वो अथॉरिटी कलेक्टर को जो है अथराइज करती है कि उस पेमेंट को किस तरह से कलेक्ट करना है, और कलेक्टर अपने नीचे मातहत लोगों को एसडीएम और सब एसडीएम के बाद जो है नीचे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कुर्क अमीन के थ्रू उसकी रिकवरी करती है। दोस्तों, अब ये बात के आगे मैं बताता हूँ मिनिमम वेजेज एक्ट। मिनिमम वेजेज एक्ट में भी सेम पावर जो है सिविल कोर्ट के बराबर दी गई है। मिनिमम वेजेस में जो अथॉरिटी है उनकी भी पावर सिविल कोर्ट के बराबर है, और उसमें भी अगर कोई रिकवरेबल अमाउंट है तो वो भी जो है दोस्तों लैंड रेवेन्यू के अंतर्गत ही लिया जाता है, रिकवर किया जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं रिकवरी ऑफ ड्यूज अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। दोस्तों, वेयर एनी मनी इज ड्यू टू एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ बोनस from his employer under a settlement or an award or an agreement, employee himself make application to the appropriate government and authority, as the appropriate government is satisfied, shall issue a certificate for that amount to the collector, who shall proceed to recover the same in the same manner as an area of land revenue। तो यहाँ पे भी सेम जो है, अगर किसी भी प्रकार का कोई बोनस है, किसी भी तरह के की बोनस के अगेंस्ट कोई अमाउंट है किसी एम्प्लॉई का, तो वो भी जो है अथॉरिटी जो है कलेक्टर के थ्रू उसको रिकवर करती है और वो लैंड रेवेन्यू के थ्रू ही रिकवर किया जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार से रिकवरी ऑफ ग्रेच्युटी अंदर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है। वहाँ पे भी दोस्तों अगर कोई इस तरह की रिकवरी निकलती है किसी की ग्रेच्युटी से रिलेटेड, कोई भी अमाउंट ड्यू है एम्प्लॉयर के ऊपर, तो उसके लिए भी जो है जो अथॉरिटी उसके अंतर्गत, कंट्रोलिंग अथॉरिटी कहते हैं वहाँ पे, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने कंट्रोलिंग अथॉरिटी बना के रखी है, जिसको भी वो अथॉरिटी अगर सेटिस्फाइड है तो वो भी जो है कलेक्टर को एक जो है रिकवरी के लिए कह सकता है, और कलेक्टर जो है
उसको एक प्रिस्क्राइब टाइम में एक प्रिस्क्राइब तरीके से जो है उसको लैंड रेवेन्यू के थ्रू जो है उससे रिकवर करता है, और वो मनी जो है जो भी एम्प्लॉय होता है उसको जो है आगे जो इंटाइटल्ड होता है उसको दे दी जाती है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि इफ एनी एरियर ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर अंडर ईपीएफ एंड एनपी एक्ट 1952, अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के अंतर्गत कोई भी मनी जो एम्प्लॉयर के ऊपर ड्यू है अगर वो नहीं पे कर पाता है, तो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर या कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से ऊपर की रैंक का है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया हुआ है, वो उसकी रिकवरी के लिए आदेश जारी करता है। और आदेश में जो एम्प्लॉयर की मूवेबल अनमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसको जो है थर्ड शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स के अंदर जो प्रोविजन दिया गया है, थर्ड शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स 1961 के अंदर जो प्रोविजन दिया गया है, उस प्रकार उसको जो है बैंक में अटैच करता है और फिर वो जो है इस प्रकार से उसका वसूली जो है वो प्रोविडेंट फंड में करता है। लेकिन दोस्तों इसके विपरीत अगर कोई अमाउंट ईएसआईसी के अंतर्गत, ईएसआईसी एक्ट 1948 के अंतर्गत अगर कोई रिकवरी है एम्प्लॉयर के ऊपर, तो ये रिकवरी भी जो है आपको बता दूं कि जो है लैंड रेवेन्यू के अंतर्गत जो है जो ईएसआईसी डिपार्टमेंट है उसको लैंड रेवेन्यू के अंतर्गत ही रिकवर करता है। तो दोस्तों क्या आप जानते थे ये सारी चीज़ें? अगर नहीं जानते थे तो मैंने आपको कोशिश की बताने की, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और मैं आपको इस डू यू नो के अगले अंक में कुछ और अच्छी चीज़ें बताऊंगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट दें और बेल बजाना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, शबा खैर।